तो गाइज़ 9 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है। आज है 2 तारीख और इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा अगले एक हफ्ते में क्या क्या करना है कि अगर आपके प्री बोर्ड में 40, 50, 60 मार्क्स भी आए हैं तो यार बोर्ड्स में 70 प्लस क्रॉस कर जाओगे। मतलब चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी ठीक रखना, उससे आपके नंबर आ जाएंगे। वन मोर थिंग गाइज, इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब और वो जो लाइक कर देना वीडियो को और हाइप भी कर देना बिकॉज इट विल हेल्प मी टू गेन मोर विजिबिलिटी अक्रॉस न्यू व्यूअर्स। तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइज आई विल स्टार्ट फ्रॉम कैलकुलस बिकॉज कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज है 35 मार्क्स का, ऑलमोस्ट आधा पेपर कैलकुलस से आने वाला है। तो देखो यार, कैलकुलस में सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो इजी है। डिफरेंशिएशन तो एटलीस्ट बहुत इजी है। एओडी में वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी से कर लेना। जस्ट एनसीआर और एनसीईआरटी जब मैं कह रहा हूँ मिसलिनियस मत छोड़ के चले जाना यार। मिसलिनियस में आई नो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं बट करके ज़रूर जाने हैं। और डिफरेंशिएशन तो ईजिली हो जाएगा। देन वी कम टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यार देखो, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, बिना उसके होगा नहीं, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा इस चीज़ की चांसेस है नहीं। मिसलिनियस करके चले जाना, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। और लाइक इंटीग्रेशन के कुछ लाइक पैटर्न्स होते हैं, वो वीडियो देखना, आपको पता होगा कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई ने अपने सिलेबस पर भी लिखा है। तो वो चीज़, उन सारे पैटर्न से क्वेश्चन करके चले जाना एंड इट विल बी इनफ। लाइक 9 नंबर का इंटीग्रेशन है तो उतना आपको करना पड़ेगा। देन एओआई पर अगर हम आए तो एओआई ईजी है, बस एनसीईआरटी कर लोगे काम बन जाएगा। देन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगेन एनसीईआरटी इज़ द मेन थिंग बिकॉज एनसीईआरटी तो बेस है ना। देखो जब एनसीईआरटी आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूरा करके बैठना है, ये देखना कि क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके कि हाँ ये। लेकिन जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उसको मार्क करो, उसको आखिरी दिन पर रिवाइज जरूर करना बिकॉज उस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देगा अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस वाज होल कैलकुलस। कैलकुलस पर और कोई प्रॉब्लम हो मेरे को अभी कमेंट कर दो, मैं कोई और मतलब क्या स्पेसिफिक क्या डाउट है कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वरना अगर मेरे से पर्सनल मैसेज करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैसेज कर दो। अब देखो आई नो कैलकुलस डिफ़िकल्ट लगता है बहुत बच्चों को, तो अब उनके लिए जो केवल पास होना चाह रहे हैं उनके लिए जो चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इजी हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और एलपीपी, वेक्टर 3D भी इजी ही है। इसमें क्या करना है, पहली चीज़ एनसीईआरटी सबकी करके चलना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिटर्मिनेंट की, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी याद करना है। जितने भी फॉर्मूले हैं सिलेबस में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले हैं ना सिलेबस में, वेदर इट इज़ फॉर डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे एक पेज पर लिखो, फार्मूला शीट बनाओ, रोज़ याद करने हैं, रोज़ रिवाइज करने हैं। फार्मूला रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन का 1 घंटा लग जाएगा, बट करना पड़ेगा। इजी से इजी भी क्वेश्चन होगा लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तो कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। सो फार्मूला रिवीजन एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर रिलेशन एंड फंक्शन, अब पहला ही चैप्टर है जैसे, तो रिलेशन फंक्शन में कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। ये ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, एक एमसीक्यू आएगा उस पर बेस्ड एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पीवाईक्यू करोगे तो पता चल जाएगा, पीवाईक्यू पर डिटेल में बताता हूँ आगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स इजी होता है, डिटर्मिनेंट में वही प्रॉपर्टीज़ करोगे हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी कर लेना काम बन जाएगा, एनसीईआरटी प्लस मिसलिनियस काम ईजिली बन जाएगा। देन उसके बाद पूरा वो कैलकुलस का पोर्शन है, कैलकुलस पर हम बात कर ही चुके हैं। देन अगर वेक्टर और 3D पर आऊँ, देन अगेन इट इज़ द गेम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करोगे, देन एनसीईआरटी में वही अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिसमें लग रहा है प्रॉब्लम है उन्हें मार्क कर लेना। लास्ट डे मतलब 7 और 8 मार्च 2 दिन दे के चलना। लास्ट डे पर क्या करना है, 7 और 8 मार्च पर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को लास्ट तक देखना, उसमें ज़रूर बताऊँगा कि क्या करना। सो आफ्टर वेक्टर एंड 3D जो चीज़ बचती है एलपीपी में तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी से ही कर लेना, काम बन जाएगा। ग्राफ है, इजी है एलपीपी। मतलब एलपीपी में तो 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 1 या 2 एमसीक्यू आएंगे। तो एलपीपी आपको 100% टारगेट करके चलना पड़ेगा कि पूरे के पूरे नंबर चाहिए एलपीपी में। देन प्रोबेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कुछ स्टूडेंट्स के लिए एंड कुछ के लिए ईजी है। प्रोबेबिलिटी अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है एग्जैक्टली, वर्ड प्रॉब्लम जो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि केस स्टडी बनती है। तो प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी बनती है, ऐसे बहुत कम पेपर हो जिसमें प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी नहीं आती, आनी ही है।
तो उस पूरे केस को समझना, उसमें पूछा क्या है, उसमें हमें हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम पीवाईक्यूज़ पर अभी बात करते हैं, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। एंड दैट्स इट फॉर द होल सिलेबस। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज़ कैसे यूटिलाइज करने हैं। आपने मान लो रिलेशन एंड फंक्शन उठा लिया, पहला चैप्टर उठाया आपने बुक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे, आपको बहुत सारे आते हैं, कुछ आपको लगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है, आपने उस पर स्टार मार्क करा, थोड़ा सा अभी करके देख लिया कि ये होना कैसे है, कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लिया अपना, एंड लास्ट डे पर आप उसे भी रिवाइज कर लोगे। देन उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ पर जाओगे, रिलेशन फंक्शन के पिछले 3 साल के कर लेना, उतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट पिछले 3 साल के ज़रूर कर लेना। उससे मतलब आपका स्कोर अगर 65 आने वाला होगा वो 75 हो जाएगा, अगर आपका स्कोर 40 आने वाला होगा तो वो 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना पीवाईक्यूज़ के आप पेपर का पैटर्न नहीं पता कर पाओगे। आपको लग रहा है आपने पढ़ लिया है कोई चैप्टर, आपने वीकेंड से आपने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया, बट आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, देन देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट नीड कि आप अपनी अप्रोच चेंज करो अभी भी, क्योंकि टाइम है, 1 हफ्ता है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो समझ गए आप, मतलब पीवाईक्यूज़ आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। आपने जो पढ़ाई कर लिया है उसको आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई जिस टाइप के पूछता है आप वो कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज़, दैट विल बी ए गेम चेंजर। नाउ 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आने हैं, और आप वो नहीं, अगर आपके मतलब आप एमसीक्यू गलत करके आओगे तो आपके 20 नंबर तो वहीं कट जाएंगे। तो पहली चीज़ तो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीबीएसई में। पहली चीज़, एमसीक्यू कोई भी छोड़ के मत आना, तुक्का लगना है तुक्का लगा देना, बट छोड़ के मत आना, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वहाँ से, क्योंकि अगर आपने उस लेवल के क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो एग्जाम्पलर से एमसीक्यूज़ ज़रूर करके चले जाना आप, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है। जिन्होंने करे एक्सीलेंट, जिन्होंने नहीं करे कोई बात नहीं, एमसीक्यूज़ पर ज़रूर करके चले जाना, अभी भी काफ़ी टाइम है, एंड यू विल गेन 20 आउट ऑफ 20 अगर आप एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज़ सारे कर पा रहे हो तो। और अपनी स्ट्रेटजी अभी ये खुद बनाओ कि मेरे को कौन कौन सा चैप्टर किस किस दिन करना है। मतलब आप टारगेट रखो 6 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दिन में आपको 3-3, 4-4 चैप्टर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बड़ा चैप्टर कर लिया इंटीग्रेशन, आज आप कह रहे हो कि फिर तो मेरा पूरा दिन एक ही चैप्टर में चला जाएगा। नहीं यार, 12 घंटे 13 घंटे आप पढ़ लो यार, 1 हफ्ता बचा है मैथ्स के एग्ज़ाम को, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ रहे हो बात। तो 3-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, एंड 6 तारीख तक अपना ये कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 8 को हमारा अलग गेम है बिल्कुल ही। 7 और 8 को क्या उस दिन क्या करना है वो सुनो, क्योंकि वो दिन आपका खाली होना, अगर आप उस दिन भी अपना सिलेबस ही खींच रहे होगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो स्कोर नहीं बन पाएगा। 7 को क्या करना है, 7 को लिखना है मॉक, एक सैम्पल पेपर पूरा 80 नंबर का, 3 घंटे। क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, आप 3 घंटे में पूरा कर पा रहे हो या नहीं, दिक्कत कौन से चैप्टर में है लास्ट डे रिवीजन के लिए, और क्या स्कोर क्या आया। क्योंकि ये बात ध्यान रखो, जितना स्कोर आएगा ना उसके +5 -5 की रेंज में स्कोर रहेगा। बहुत अगर आप आखिरी दिन में बहुत कुछ नहीं कर देते, अल्लाह को बिल्कुल आपका साथ दे देता है, उतना ही स्कोर आएगा। अगर 65 आ रहा है तो मान के चलो 60 से 70 की रेंज में स्कोर आने वाला है। 70 क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट ये इस रेंज में स्कोर रहेगा जो पेपर आप 7 तारीख को दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल गया है आपकी स्पीड कितनी है। स्पीड का मैं तो और लिखो, और तेज़ी से करना एग्ज़ाम में, आपको पता रहेगा। दूसरी चीज़, स्पीड पर, टाइम मैनेजमेंट पर एक और टिप है कि पहले जो आपका रीडिंग टाइम है उसमें ये देख लेना कौन सा क्वेश्चन करना है। एमसीक्यू से स्टार्ट मत करना, एमसीक्यू के लिए 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि हमें आंसर, जैसे आंसर 1 लिख के ऑप्शन सी और उसके आगे उसका आंसर हमें इतना लिखना पड़ता है, और उसमें हम एक पेज पर शायद 11 लिख सकते हैं, 10 या 11 लिख सकते हैं, तो 2 पेज पर आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। शुरू के 2 पेज छोड़ देना, ठीक। उसमें आप 15 मिनट में ये ज़रूर देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आसान है एमसीक्यू में, वो मन में माइंड में सॉल्व कर पा रहे हो तो उसको सीधा कर देना खुलते ही पेपर, जैसे आप राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है। और वरना उस 15 मिनट में आपको ये ज़रूर डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप सबसे पहले करने वाले हो लॉन्ग टाइप में। पहला क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपको 100% आता है, दैट विल सेट द टोन फॉर योर होल पेपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कभी भी ऐसा मत उठाना नहीं आता, वरना दिक्कत हो जाएगी यार, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा पूरे पेपर में। स्टार्ट
उससे करना जो 100% आप श्योर हो कि ये तो मैं कर दूंगा, बिल्कुल आता है, एंड द गेम इज़ इन योर हैंड्स। या सो मैं 7 और 8 तारीख की बात बता रहा था आपको, बीच में टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ है, ये भी ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज पेपर छूट गया तो फिर किस काम का। 7 तारीख को मैंने बता दिया आपको मॉक देना है, सैम्पल पेपर करना है, एंड उसको एनालाइज कर लेना, फिर यही कि कितने नंबर आ रहे हैं वो सब। देन डेली आप फॉर्मूला रिवाइज कर ही रहे हो। और जब 7 को मॉक दे दोगे, 8 को क्या करना है, चिल रहना, रिलैक्स करना। वो जो आपने उतने सारे क्वेश्चन मार्क करे थे जिसमें आपको लग रहा था थोड़ी प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना कि वो उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे। अपना एटीट्यूड सही रखना कि आप पेपर फोड़ के आने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रात को जल्दी सो जाना, अपना सामान पैक कर लेना अच्छे से जो जो एग्ज़ाम में चाहिए होता है। और बस दैट्स इट। ऐसा करोगे तो स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता दिए। चैप्टर्स किस दिन कौन सा करना है दैट इज़ टोटली ऑन योर चॉइस, बट ये बात ध्यान में रख के चलो कि 6 तारीख को रात 12 बजे ख़त्म, 6 तारीख का दिन ख़त्म होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और स्ट्रैटेजीज ये वाली फॉलो करोगे कि एनसीईआरटी कर रहे हो, फिर एग्जाम्पलर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहे हो मार्क कर रहे हो, तो नंबर कैसे नहीं आएंगे यार, बहुत शानदार स्कोर आएगा। ठीक है, तो ये सब फॉलो करना और मेरे को बताना फिर पेपर फोड़ दिया है जैसे अकाउंट्स का फोड़ा था। और अगर नहीं भी कुछ हो पाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, देन डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि बोर्ड्स के नंबर उतने मैटर रखते नहीं हैं, है ना, ये चीज़ आपको पता है। बट ज़्यादा आ जाएँ तो किसने रोका है, स्कोर तो हाईएस्ट, स्कोर तो 100 आउट ऑफ 100 का हमें टारगेट लेके चलना चाहिए ना। मेन चीज़ इज़ देन आगे हमारा CUET का एग्ज़ाम है, उसकी गाइडेंस करूँगा मैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो या वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक रेगुलर कंटेंट, बेटर कंटेंट। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना कि हमें ये डाउट है। और डायरेक्टली मेरे को मैसेज करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रोबेबली द नेक्स्ट लाइव सेशन, जब भी हम मिलेंगे। और एक बार हैप्पी होली आप सभी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।